इस वीडियो में हम मॉडल सेट 4 को कवर करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कौन सा है? हम सब क्या जानते हैं कि आपका होता है फोर्स बराबर एफ इक्वल टू क्यू ई, ये तो जानते हैं और ये सेट 3 में भी आया हुआ था। और अगर ई बराबर मेरा क्या आ जाएगा एफ बाई क्यू, फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंस। एक डाइपोल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यूनिफॉर्म में फील्ड पे रख दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो डाइपोल का क्या होता है, एक साइड आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक साइड आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इस पर नेट फोर्स जीरो लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, नेगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो। लेकिन एक टॉर्क लगेगा जो इसको रोटेट करेगा, यानी कि आपका क्या होगा, ये टॉर्क एक एक्सपीरियंस करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है टू कॉपर स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड अदर इज होल आर चार्ज द सेम पोटेंशियल, व्हिच विल बी द मोर चार्ज। ये आपको देखना है कि एक सॉलिड है और एक होलो स्फीयर है, दोनों का आप जानते हैं कि चार्ज कहाँ पे रहता है, आके सरफेस में। तो सरफेस एरिया सेम है, रेडियस सेम है, तो यानी कि दोनों में सेम रहेगा, बोथ विल हैव इक्वल चार्ज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन ए गॉसियन स्फीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ इन इट द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस। एक गॉसियन सरफेस के अंदर डाइपोल रखा हुआ, ये मान लीजिए गॉसियन सरफेस इस पर डाइपोल रखा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी है और प्लस क्यू और माइनस क्यू भी है। तो प्लस क्यू के बाहर की और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की ओर, उतने ही होगा आपका नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की ओर, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऐड कीजिएगा तो ये टोटल हो जाएगा जीरो। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर है 5वां नंबर ए सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस डब्लू। अगर आपका मान लीजिए ये सोप बबल है, तो इस पर अगर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव क्या होता है, रिपल्सन करता है। रिपल्सन होगा तो ये इसका जो रेडियस है ये बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज होगा। अगला नंबर है छठा को नंबर क्वेश्चन 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 3 माइक्रोकुलम एंड 8 माइक्रोकुलम अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों को अट्रैक्ट किया, प्लस है एक माइनस है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा। और दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। दोनों में 5 माइक्रोकुलम ऐड कर दिया जाएगा, तो आपका पहला कितना हो जाएगा, +8 माइक्रोकुलम, और दूसरा कितना होगा, इसमें ऐड कीजिएगा तो -3 माइक्रोकुलम। देखिए ऑपोजिट हो गया, पहले जितना तो पहले वाला नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा वाला पॉजिटिव। चार्ज सेम है, प्लस माइनस अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन होगा, और दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है पहले जितना। तो ये है कि 1 न्यूटन अट्रैक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। हाँ, तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्ट द प्लेट आर फर्दर सेपरेटेड द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स विल बी। एक कैपेसिटर को पहले बैटरी के द्वारा चार्ज किया गया, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और फिर प्लेट्स को दूर कर दिया गया, तो उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पहले क्या किया गया, आपका चार्ज किया गया। तो चलिए देखते हैं, Q इक्वल टू सी भी, ये एक आपका इक्वेशन रहा। और हम सब क्या जानते हैं, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर ऑब्वियसली डिस्टेंस को अगर बढ़ाया है तो ये कैपेसिटेंस ये डिक्रीज हुआ है और ये घटा है। चार्ज तो मेरा कांस्टेंट है, एक बार चार्ज करने के बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो चार्ज कांस्टेंट है। अब ये C का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इसको तो इक्वल करना है, तो ऑब्वियसली वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा। तो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन ए प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स। चार्ज को इंक्रीज कर दिया गया, तो क्या होता है हमारा इक्वेशन, Q इक्वल टू सी भी। इसको इंक्रीज करेगा, C तो हमारा कांस्टेंट रहता है, ये किसके डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, और तब ये इंक्रीज कर रहा तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, तो ये कांस्टेंट है, C कांस्टेंट आता है हमारा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो आपका इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन द प्लेट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए। हाँ चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफेरेड। दो कैपेसिटर, उसका कैपेसिटी कितना है, 6 माइक्रोफेरेड का। द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस विल बी ऑब्टेन। उसका आपको कॉम्बिनेशन करके मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस निकालना है। तो चलिए देखते हैं आपका मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। एक बार पैरेलल में जुड़ते हैं तब आपका क्या होगा, सी इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2, यानी कि 6 माइक्रोफेराड प्लस 6 माइक्रोफेराड इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 माइक्रोफेराड। और एक बार आपका पैरेलल, ये तो आपका पैरेलल में हो गया, पैरेलल में जोड़ेंगे तो इस तरह का आएगा। अब जोड़ते हैं आपका सीरीज में, तब 1/C इक्विवेलेंट आता है आपका 1/6 माइक्रोफेराड प्लस 1/6 माइक्रोफेराड इक्वल टू होगा आपका 2/6 माइक्रोफेराड, ये 1/3 माइक्रोफेराड, तो आपका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड। तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। अगर ये 6 और 3 और 12, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी। ए और बी पॉइंट के बीच में देखना आपको कैपेसिटेंस कितना है। तो ये देखिए व्हाइट स्टोन ब्रिज है, इसको मान लीजिए PQRS, तो P/Q इक्वल टू R/S, तो रेशियो सेम है, तो इससे इसको हटा देते हैं बीच वाला को, तब क्या आता है देखते हैं। अब पहले इन दोनों को सीरीज में जोड़िए, कितना आएगा 1/3 प्लस 1/3। चलिए देखते हैं। ये आपका ए पॉइंट इधर गया हुआ है 3 माइक्रोफेराड, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया है 3 माइक्रोफेराड, यहाँ पे आया बी पॉइंट, इधर आया आपका 3 माइक्रोफेराड, इधर आया आपका 3 माइक्रोफेराड। इसको सीरीज में जोड़ेंगे और इसको सीरीज में जोड़ेंगे, फिर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। जब सीरीज में जोड़ते हैं तो 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू आ जाएगा 2/3, इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका अपोजिट कितना आएगा 3/2, यानी कि 1.5 माइक्रोफेराड। और इस ठीक इस इधर से भी कितना आएगा, यही आएगा 1/3 माइक्रोफेराड। अब दोनों पैरेलल में होगा तो 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू कितना आएगा 3 माइक्रोफेराड। इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ए और बी पॉइंट के बीच 3 माइक्रोफेराड। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, इफ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। ये तो आपका सेट 1 में था, क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। उनके बीच अगर पैरेलल कैपेसिटर के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है वो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। जब एप्सिलॉन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखिएगा तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। वाई द व्हाइट स्टोन ब्रिज आर मोर एक्यूरेट देन द अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेसिस्टेंस। तो ये भी क्योंकि ये होता है, ये इट इज एन नॉल मेथड, ये नॉल मेथड होता है, पर बेस्ट होता है। किर्चॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट आर कंजुगेट। किर्चॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ किसके किसके भी थे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। द लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर आर डबल साइमल्टेनियसली। एक साथ बढ़ा दिया जाता है, उसके रेडियस को भी और लेंथ को भी डबल कर दिया जाता है, तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हम सब क्या जानते हैं, R इक्वल टू ρL/A। जब आपका नया रेजिस्टेंस को डबल लेंथ कर दिया जाता है तो इतना हो जाएगा आपका 12, यहाँ पे देते हैं नया रेजिस्टेंस जो बनेगा 12 यहाँ पे एरिया आ जाएगा πr²। पाई रेडियस को डबल कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, रेडियस डबल कर दिया गया, तब आपका πr², r डबल हो जाएगा 2r का स्क्वायर, यानी कि नीचे में आपका कितना हो जाएगा ρ12/4 πr²। 2 कैंसिल तो हाफ हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, रेसिस्टेंस विल बी हाफ एंड द रेसिस्टेंस विल बी डबल।
और आपको दिखाते हैं कि ये वाला जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये तो उनके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके डायमेंशन के ऊपर, ये अनचेंज रहेगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए बी पर, ऑप्शन बी पर है। ऑप्शन नंबर बी इज द रेसिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बी रिमेन अनचेंज। 15 नंबर क्वेश्चन की क्या है? द रेसिस्टेंस इन ओम in the forearm of a Western bridge as following in case of the bridge balance। देखिए जो वेस्टर्न ब्रिज का टर्म एंड कंडीशन क्या है कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, यही होता है। तो P इधर का अनुपात बराबर इधर का अनुपात, कौन सा वैल्यू होगा? देखिए 1 to 3 पर ये तो नहीं होगा, 2 to ये भी नहीं होगा, 3 3 ये 4 नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। A wire P is half the diameter and half the length of a wire Q of similar material। एक ही मटेरियल है यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस P टू द Q, P और Q का रेशियो जो ये है रेशियो रेजिस्टेंस का, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले Q का रेजिस्टेंस लिख देते हैं। P इक्वल टू क्या होगा? रॉ L बाई पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा रॉ L बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये 4 ऊपर चल जाएगा तो 4 रॉ L बाई पाई डी स्क्वायर। अगला आपका जो P है उसका देखते हैं। रॉ लेंथ को आधा कर दिया गया, फिर आपका डायमीटर को भी आधा कर दिया गया, 5/4 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर तो आपका आ जाएगा रॉ, ये आपका आ जाएगा 16 L/2 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 16, ये 2 से 2 खत्म 8। फिर आपका होगा 8 ऊपर चल जाएगा, 8 रॉ L बाई पाई डी स्क्वायर। तो P इज टू क्यू रेशियो निकालना है, P इज टू क्यू। P का वैल्यू कितना है? 8 रॉ L पाई डी स्क्वायर बाई 4 रॉ L पाई डी स्क्वायर। ये सी खत्म, ये 2 से कटेगा, 4 2 8। तो P बाई क्यू का रेशियो होगा 2/1। तो देखिए 2:1 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2:1। अगला नंबर आता है 17 नंबर। फॉर ओमिक कंडक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाइड अक्रॉस इट आर रिलेटेड। वो किसके अनुसार रिलेटेड है? तो इसको आपको देखना है। ये आपका आता है VD प्रोपोर्शनल टू E, ये उसके समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर आता है 18 नंबर। एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू द सेल ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस R, द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। वो करंट मैक्सिमम कब होता है? तो वो होता है आपका R इक्वल टू R पे, इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का जब रेसिस्टेंस सेम होता है। आगे चलते हैं, क्योंकि ये वाला आपका रिलेशन आता है I इक्वल टू E बाई R प्लस R, तो ये दोनों जब इक्वल होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? ए प्रोटॉन इंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला with velocity 4 into 10⁷ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल 90 डिग्री पर, यानी कि नॉर्मली इंटर कर रहा है टू द फील्ड। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्रोटॉन का चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उस पर कितना फोर्स लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। हाँ, तो हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो ये चलिए देखते हैं। हम सब क्या जानते हैं? F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना? 90 डिग्री, साइन 91, इसका पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यू का वैल्यू दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भी का वैल्यू दिया हुआ आपका कितना? 4 इंटू 10⁻7 इंटू 5। बी का वैल्यू 5 टेस्ला दिया हुआ। तो इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका होता है 6.4 इंटू 10⁻12 इंटू 5।
तो यहाँ से एक 10 नीचे ले जाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा आपका 10, 5 से कटिएगा, 5 2 10, इसको आधा कीजिएगा 2 से, तो 3.2 इंटू 10⁻11। तो आपका ऑप्शन पर देखिए कहाँ पे है, 3.2 इंटू 10⁻11, तो ऑप्शन नंबर बी पे है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला नंबर पे चलते हैं 20 नंबर पे। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर रखा गया। द फोर्स आर एक्टिंग बिटवीन दम, उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ये, हाँ तो देखिए इसमें 2 वायर है, डिस्टेंस कितना 1 मीटर का, इसमें भी 1 एम्पियर जा रहा है इधर सेम डायरेक्शन, इसी में भी 1 एम्पियर। तो इस पर फोर्स कितना लगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस d। तो μ0 का कितना आता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I1 I2 कितना है 1 इंटू 1, दोनों का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, डी का वैल्यू कितना 1, तो 2 से 2 खत्म, 2 2 जो 4, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन मीटर पर मीटर, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर चलते हैं, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंस फोर्स के बीच कितना होता है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस बी क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं, ये आपका सेट 1 में था, 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जब फ्लो होता है वो अट्रैक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन होता है। ये आपको याद रखना, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन देखिए टेस्ला गॉस वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका सब मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है, लेकिन और स्टेट ये आपका नहीं है, तो नॉट बोला है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेंशन द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट कौन सा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बोला है ये, यानी कि ये टेस्ला है। यहाँ पे देखिए एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, गॉस आपका सीजीएस यूनिट है, ये एसआई यूनिट बोला है इसलिए टेस्ला होगा। आपका 25 नंबर क्वेश्चन पे, द लॉरेंस फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, वो नहीं है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग चार्ज बॉडी पे लगता है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। आपका 26 नंबर, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका होता है साउथ टू नॉर्थ। अगला है आपका देखिए 27, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ सेट 3 का रिपीट हो रहा क्वेश्चन, आई वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर स्थान पर ये वेरी करता है, विभिन्न स्थान के ऊपर डिपेंड करता है। 28 क्वेश्चन पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपका है क्या 3 चीज़ के ऊपर, रोटेशन ऑफ क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ फील्ड, यह कॉन्वेंट करंट इन द मैग्नेटिक को क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्वेक्टिव करंट इन अर्थ कोर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज इज नॉट यूज टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन थीटा की यूज करता है, मैग्नेटिक डिफ डेल्टा इसको भी यूज करा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अर्थ फील्ड इसको भी करते हैं यूज, वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ फील्ड इसको नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कॉइल ऑफ एन टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड बी, तो पैरेलल टू द फील्ड की कितना होता है आपको देखते हैं। हाँ तो ये इसका होता है आपका फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो एन बी ए कितना आ जाएगा उसका वैल्यू। हाँ तो आपका हम सब जानते हैं क्या है कि फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, और
जो चूँकि पैरेलल है और एरियल वेक्टर का डायरेक्शन कितना होना 90 डिग्री, सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि cos 90 हो जाएगा, और cos 90 क्या होता है हमारा 0, यानी कि फाई इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए चलते हैं। द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, इंडक्टेंस का क्या काम है कि जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है, यानी कि मोमेंटम नहीं फोर्स होगा, एनर्जी नहीं इनर्शिया, इनर्शिया की भी एक है वह गुण जो इसको रेसिस्ट करता है, होने नहीं देता है जो चीज़ करना चाहता हो। 32 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल P and Q कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन आर बस्ट नियर द करंट इन, जब उन दोनों को एक सामने लाया जाता है। 32 नंबर में क्या बोला, दो कॉइल है आपका, ये मान लीजिए P है और ये Q है, दोनों में इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा, तो दोनों को जब सामने लाया जाएगा तो उससे गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा ऑब्वियसली तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स का भी बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो भी, उसका भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। उसका स्ट्रेंथ अगर बढ़ा तो ऑब्वियसली इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इस पर इधर से करंट अपोज करेगा, वो करंट को रोकने का कोशिश करेगा, तो आपका क्या होगा, करंट को डिक्रीज करेगा दोनों में। ऑप्शन नंबर डी, बोथ P and Q डिक्रीजेज। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस, जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसका डायरेक्शन इन ए वायर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है इज फाउंड बाय, ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा फाइंड किया जाता है। आगे 34 क्वेश्चन पे क्या, लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेंज लॉ कौन सा कंजर्वेशन लॉ को फ्लो करता है, एनर्जी के कंजर्वेशन ऑफ लॉ को, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्या है, इन द गिवन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी इन ए स्ट्रेट वायर इज डिक्रीजिंग, ए टू बी जा रहा है, इस पर क्या हो रहा है, करंट आपका डिक्रीज कर रहा, अगर इसमें डिक्रीज कर रहा, DEC डिक्रीज कर रहा, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, लूप में डायरेक्शन किस तरह होगा, अगर डिक्रीज कर रहा तो राइट हैंड स्क्रू रूल लगाइए, तो इंड्यूस करंट बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि करंट भी डिक्रीज करा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करे तो इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा उसका काम क्या है, इसको इंक्रीज करना, वो क्या है, इसको ऑपोज करता है, वो डिक्रीज कर रहा है, इसको इंक्रीज करना, तो इंक्रीज करेगा तो उसका भी डायरेक्शन इधर ही आएगा, बाहर की तरफ है, अंदर से बाहर, अंदर की बाहर आएगा, तो वो किस तरह से बिहेव करता, नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ पोल जैसा, तो नॉर्थ से यानी कि तब निकलेगा अंदर से बाहर की, नॉर्थ से, तो ये आपका नॉर्थ पोल के किस तरह से रोटेट करेगा, यानी कि एन से इधर आएगा, इधर से इधर, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।